हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। दिस इज़ अंकुर परमार और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है ये आज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं हम डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प कर सकते हैं बिकॉज दिस एमसीक्यूज आर नॉट द PYQs। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है आपके, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो हैं इनके थ्रू हम आपकी हेल्प कर पाएँ। और चलिए आगे जो लेक्चर है उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते होंगे, विपीडिया की तरफ से हमारा एक जो कोर्स है वो लॉन्च हुआ है। इस कोर्स में अगर बात करें तो अगर आप बैंकिंग एग्जाम के लिए PO क्लर्क के एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस केस में क्या है, ये जो कोर्स है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल जो रहने वाला है। इस कोर्स के अंदर अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, यस। तो यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल जो है वो हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें तो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस भी जो हैं आपको वो डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये जो स्टडी मटेरियल होगा, लाइव और रिकॉर्डेड जो क्लासेस हैं, इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, उनके साथ आपको जो प्रिपरेशन है वो करवाई जाएगी ताकि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट जो है वो हो सके। उसके अलावा बात करें तो डाउट सॉल्विंग सेशन जो होंगे वो भी आपके जो है इस कोर्स के अंदर आपको अवेलेबल होंगे। साथ में जो एक्सपर्ट फैकल्टी है उनकी गाइडेंस और जो मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर। अगर आप बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो वो भी आपको इस कोर्स में जो है वो मिलेगा। साथ में आपको फ्री मेंटरशिप जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। इस जो कोर्स है इससे रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक जो है वो अवेलेबल होगा, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये करंट अफेयर से संबंधित है और ये अभी लास्ट मंथ का ही करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है, विच इंडियन एयरलाइन हैज़ बीन रैंक्ड एज द बेस्ट एयरलाइन इन इंडिया / साउथ एशिया इन 2024 बाय द स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइंस अवार्ड 2024। ऑप्शंस अगर बात करें तो यहाँ पे इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा, स्पाइसजेट आपको देखने को मिलेगी। जनरली क्या होता है, जब भी हम इंडियन एयरलाइंस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 2-4 एयरलाइंस ही आती हैं, जिनमें एयर इंडिया हो गया, इंडिगो हो गया, ये सब हमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये जो चारों आपकी एयरलाइंस है ये इंडियन एयरलाइन है, मतलब इंडिया की ही एयरलाइंस है। और दूसरी चीज़ जो आप ध्यान में रखेंगे वो क्या है कि स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन जो अवार्ड हैं, ये एक ऐसे अवार्ड है जो बेस्ट एयरलाइंस को अवार्ड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। बेस्ट एयरलाइंस इन द सेंस कि सर्विस किन की बेटर है, जो कॉस्टिंग है वो किसकी बेटर है, मतलब किस जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, कहाँ पे जो नंबर ऑफ पैसेंजर है ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद करते हैं। काफ़ी सारे जो कीज़ होती हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको रखा जाता है और उसके बाद जो है इनको जो रैंक है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन का तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। देखिए, ये जो विस्तारा एयरलाइंस है, एक्चुअली में ये क्या है, ये एयरलाइंस जो है टाटा ग्रुप का ही एक एयरलाइन है, जिसे वेंचर है टाटा सिया ग्रुप का। ठीक है, ये टाटा सिया वही टाटा की हम बात कर रहे हैं जिनके बारे में अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि हमारे जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे रतन टाटा जी, जो अभी थोड़े टाइम पहले उनका जो देहांत है वो हुआ है, डेथ है। उन्हीं के टाटा जो ग्रुप है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन द टाटा सिया और एक आपकी सिंगापुर जो है उनके बीच में, सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है उनके बीच में। तो ये जो एयरलाइन है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये विस्तारा जो एयरलाइन है इसको इंडिया के अंदर बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड मिला है। और अगर मैं बात करूं वर्ल्ड 20 एयरलाइंस में तो उसमें इसको 16th अवार्ड नंबर पे जो है वो रखा गया है। ठीक है, और साउथ एशिया में भी आपकी जो बेस्ट एयरलाइंस में आपको देखने को मिलेगी। सो एक काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि कोई इंडियन एयरलाइन है जिसको लगभग टॉप 20 जो वर्ल्ड की एयरलाइंस है उसमें जगह मिली है। और साउथ एशिया में भी बेस्ट परफॉर्मेंस जो है इस एयरलाइन की, और इंडिया में भी टॉप पे आपको ये विस्तारा एयरलाइन देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे कि हम देखते ही हैं कि आज के टाइम पे जो एयरलाइन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है। हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी क्या करती हैं कि जो एयरलाइन है या एयरलाइन के थ्रू जो सर्विस है वो जगह जगह पहुंचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो यस, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, बट वी आर फोकसिंग कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है एयरलाइन के थ्रू या फिर एयर के थ्रू जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाएं। तो ये आपके लिए जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आई होप मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी अच्छे खासे बनते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, इंडिया एडेड 3 more Ramsar sites on August 15 to the network of protected wetlands. Now how many Ramsar sites are in the India? It is also very important question. और ऑप्शन जो है 73, ऑप्शन बी 77, ऑप्शन डी 81 या फिर ऑप्शन जो डी है 85 है। रामसार साइट क्या है उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, तभी हमें क्वेश्चन जो है समझ में आएगा कि क्या बात यहाँ पे हो रही है। देखिए हुआ क्या, 1971 के अंदर ईरान जो है वहाँ पे एक सिटी है जिसका नाम है रामसार। वहाँ पे एक कन्वेंशन होती है, ये इंटर गवर्नमेंटल कन्वेंशन है, मतलब गवर्नमेंट्स के बीच में ये कन्वेंशन है, ठीक है। एंड दिस कन्वेंशन इज अबाउट द वेटलैंड्स। वेटलैंड्स मतलब कि ऐसे एरियाज जहाँ पर पानी है और जहाँ पे अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी भी हमें साथ में देखने को मिलती है, ठीक है। तो उनकी कंजर्वेशन के ऊपर ये आपको जो देखने को मिलेगा, ये जो आपकी कन्वेंशन हुई थी, ठीक है। तो 1971 के अंदर, ठीक है, रामसार आपकी जो सिटी है कहाँ पर, ईरान के अंदर, वहाँ पे एक कन्वेंशन हुई थी और ये इंटर गवर्नमेंटल कन्वेंशन है जिसके अंदर वेटलैंड्स जो है उनको प्रोटेक्ट करने का काम था। अब वेटलैंड्स मैंने आपको बताया कि वेटलैंड्स क्या है। बेसिकली वेटलैंड्स आपके बहुत सारे एरिया, एक ऐसा एरिया वेट एरिया मतलब जहाँ पे पानी है और वहाँ पे बहुत सारे आपके जो बर्ड्स है या फिर बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है हमें वो देखने को मिलती है, चाहे प्लांट्स हो गए चाहे एनिमल्स हो गया, उनकी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो उनकी प्रोटेक्शन का ये काम करते हैं, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो 2 रामसार साइट है वो इंडिया के अंदर और ऐड की गई है, ठीक है। तो टोटल नंबर जो इंडिया के अंदर पहुंच जाता है वो 85 पहुंच जाता है। अगस्त तक जो है या अगस्त सितंबर तक जो आपको नंबर देखने को मिलता है वो टोटल 85 नंबर है जो इंडिया के अंदर रामसार साइट है। और ये नंबर सबसे ज़्यादा है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर अगर हम बात करें वहाँ पे देखने को। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। और रामसार साइट का जो प्रोटेक्शन है ना, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों है, देखिए हुआ ये कि जो ये कन्वेंशन हुई थी रामसार के अंदर, ये क्या है कि यूनाइटेड नेशन का ही आपको एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव नज़र आएगा। यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फॉर्मेशन 1945 में हो गई थी आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और द मेन मुद्दा था, फोकस था यूनाइटेड नेशन का, वो ये था कि जो कंट्रीज़ है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था, सेकंड हो चुका था और यूरोप की हालत बहुत बेकार थी, तो और अमेरिका जो था वो भी ये चाहता था कि इस तरह के जो वॉर्स है वो और ना हो, तो इसलिए जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी फॉर्मेशन की गई। इसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए की गई थी ताकि पीस जो है वो बनी रहे, और उसी का जो इनिशिएटिव है हमें आगे ये रामसार या फिर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है आप ध्यान में रखेंगे। टोटल नंबर जो है वो 85 है, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें, ये क्वेश्चन है आपका, द डेलिब्रेट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अ कंट्री करेंसी विद रिस्पेक्ट टू अ फॉरेन करेंसी ड्यू टू द गवर्नमेंट एक्शन इज नोन एज। कि अगर कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट डेलिब्रेटली मतलब जानबूझकर किसी कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू है उसको क्या करती है, रिड्यूस करती हैं इन कंपैरिजन टू दी या फिर इन रिस्पेक्ट टू दी फॉरेन करेंसी, तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसका जो पहला है वो क्या क्या, उसे करेंसी डेप्रिसिएशन कहा जाता है, करेंसी रिवैल्यूएशन कहा जाता है, करेंसी डेप्रिसिएशन आपका दूसरी बार है यहाँ पे ये कहा जाता है, या फिर करेंसी डिवैल्यूएशन कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। क्वेश्चन को दोबारा समझने की कोशिश करें कि अगर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट उसकी खुद की करेंसी को रिड्यूस करती है, वैल्यू को रिड्यूस करती है रिस्पेक्ट टू द फॉरेन करेंसी, तो उसे क्या कहा जाता है। अब देखिए कंसेप्ट अगर समझने की कोशिश करें तो सिंपल सी चीज़ मैं आपको एक बताता हूँ, वो ये कि मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है, ठीक है। उस 1 रुपये से आप जो आज सामान खरीद पा रहे हैं 10 kg है, ठीक है। कल को आप इसी 1 रुपये से क्या कर सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं 5 kg, ठीक है। ये हो गया डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। जो डोमेस्टिक मार्केट में हम ऐसा करते हैं, मान लीजिए 1 रुपये है, उससे आप 10 किलो सामान खरीद पा रहे हैं, कल को आप उसी से 5 किलो सामान खरीद पा रहे हैं। अब देखिए इस करेंसी जो 1 रुपया है इसकी वैल्यू किसी फॉरेन करेंसी के साथ, मान लीजिए डॉलर हो गया, कुछ भी है, उसके कंपैरिजन में भी कुछ होगी, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ डोमेस्टिकली ही कंज्यूम करते हैं, डोमेस्टिकली ही हमारी करेंसी का यूज़ हो रहा है, इंटरनेशनली भी हमने कुछ सामान खरीदना होता है तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि कई बार गवर्नमेंट क्या करती है कि अपनी जो करेंसी है ना, जैसे आज के टाइम पे अगर मैं रेट मान के चलूँ तो इंडियन रुपी का जो रेट है
मान लीजिए यूएस करेंसी के साथ हम उसके साथ मैच करके देखें तो एक यूएस डॉलर जो इंडिया का है वो 80 90 इस तरह से हमें देखने को मिलता है। जैसे यूरोप में भी बात करें, यूरो चलता है, वो भी आपका 90 के अराउंड रहता है। कैनेडियन डॉलर की बात करें वो आपका 55 के अराउंड 60-55 के अराउंड रहता है। तो इंडिया की करेंसी की जो वैल्यू है वो हर कंट्री के साथ हम क्या कंपेयर करके देख सकते हैं कि कितनी वैल्यू बनती है। इंडिया का 1 रुपया किसी और कंट्री के कितने रुपए के या कितने करेंसी के बराबर है, तो उसको बोलते हैं जो करेंसी है उसको हम वैल्यू चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली क्या है, मान लीजिए जो यूएस डॉलर है वो एक यूएस डॉलर जो है उसकी जो वैल्यू है इंडियन करेंसी में वो आपकी 80 रुपये है। ठीक है, दैट मीन्स आप 80 रुपये देकर जो यूएस है वहाँ से कुछ भी $1 का सामान जो है वो खरीद सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बढ़िया बात। अब इसमें दूसरी चीज़ क्या होगी, अगर मान लीजिए आप अपनी कंट्री की जो वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, डेप्रिशिएट कर देंगे। ठीक है, डेप्रिशिएट मतलब आपने उसकी वैल्यू पहले जो एक यूएस डॉलर के हिसाब से 80 थी, आपने उसको 70 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, जैसे ही आपने उसे 70 किया तो आपका क्या होगा, सेम चीज़ पहले आप 80 रुपये में 80 रुपये दे के जो क्या है $1 का जो सामान है वो खरीद पा रहे थे। ठीक है, और उसी तरह से सेम यूएस से भी क्या कर सकता था, यूएस से $1 दे के आपके यहाँ से 80 रुपये का सामान खरीद सकता था इंडिया से। सेम चीज़ चल रही है, बट जब आपने उसे 70 रुपये कर दिया तो यहाँ पे ये हो गया कि अब यूएसए को $1 से भी कम पैसा देना पड़ेगा, या फिर मैं यूँ कहूँ कि $1 में वो जो पहले सामान खरीद रहा था उससे ज़्यादा सामान अब खरीद सकता है इंडिया से। दैट मीन्स इंडिया का जो एक्सपोर्ट हो गया वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आपने अपनी खुद की करेंसी की डिवैल्यूएशन कर दी है। तो इसका मतलब बाकी जो कंट्रीज आपके साथ ट्रेड कर रही थी अब वो कम पैसा दे के, या फिर जितना पैसे में वो पहले खरीद रहे थे उतना ही पैसा दे के सामान ज़्यादा खरीद सकते हैं। दैट मीन्स यू आर प्रमोटिंग योर क्या, एक्सपोर्ट्स। आप अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब इसकी दूसरी चीज़ क्या होगी, आप अपने इंपोर्ट को अपने आप ही इंपोर्ट जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पहले आप 80 रुपये में सामान खरीद रहे थे यूएस से, अब आप जो है आपकी करेंसी की वैल्यू ही 70 हो गई है, तो अब आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा सेम सामान खरीदने के लिए। जो आप पहले खरीद रहे थे उसके लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा मतलब आप अपने इंपोर्ट को कम कर रहे हैं, आप अपने इंपोर्ट को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और जो आपका इंपोर्ट होगा वो कम होगा। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये गवर्नमेंट्स करती हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट करती है किस लिए, ताकि वो अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ा सके और जो इंपोर्ट है उनको घटा सके। ये एक बहुत अच्छा टूल है किस चीज़ के लिए, अपने जो ट्रेड बैलेंस है उसको बराबर करने के लिए। अगर आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसके अंदर गैप है या फिर नेगेटिव चल रहा है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए या उसे बराबर करने के लिए, तो एक बहुत अच्छा टूल है। तो यहाँ पर जो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कि कुछ कंट्रीज करेंसी डिवैल्यूएशन करती है, डिवैल्यूएशन की वजह से एक्सपोर्ट इंक्रीज करते हैं और इंपोर्ट जो है वो डिक्रीज होते हैं। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ द गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट के थ्रू ही हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट को ही अलाउड है या गवर्नमेंट ही ऐसा कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। सो यहाँ पे आपको राइट आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस एट द न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन के बारे में हमने बात किया था, 1945 के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी फॉर्मेशन हुई थी। एंड ये यूनाइटेड नेशन जो है इसमें अभी इंडिया के एक रिप्रेजेंटेटिव भी गए हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव न्यू अपॉइंटमेंट हुई है। तो आपको बताना है कि वो कौन है। 4 ऑप्शन है आपके पास, के.वी. सुब्रमण्यम, पी. रमेश, पी.जी. भंडारी और उसके बाद पी. हरीश। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। पी. हरीश जो हैं वो अभी न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रॉम इंडिया। ठीक है, पी. हरीश के बारे में बात करें तो ये 1990 के 1990 IFS बैच में रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले ये एम्बेसडर टू द जर्मनी भी रहे हैं। तो जर्मनी में इन्होंने सर्व किया है और काफ़ी अच्छा इनका प्रीवियसली रिकॉर्ड है। सो अभी इनको रिसेंटली जो है वो न्यू अपॉइंटमेंट जो है वो इंडिया की तरफ से भेजा गया है यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो ये करंट अफेयर की न्यूज़ है, आप डेफिनेटली याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जो है वो पूछी जा सकती हैं। उसके अलावा बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, सो विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया। ठीक है,
ऑप्शन में आपका नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। क्वेश्चन को हम अगर बार दोबारा से देखें, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया, कि नेशनल इनकम का जो एस्टिमेट है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है, तो राइट आंसर आपका रहेगा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आपको ये जो बॉडी है वो नज़र आ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है कि यही आपकी जो नेशनल इनकम है उनके जो एस्टिमेट्स हैं उनको प्रिपेयर करती हैं। ठीक है, ये कोई अलग से बॉडी नहीं है, मिनिस्ट्री के अंदर ही आती है और इन्हीं का काम जो है नेशनल इनकम एस्टिमेट्स को प्रिपेयर करना है। तो ये आपका जो राइट आंसर है आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो दीज आर दी ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के अंदर रहने वाले हैं। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी आपको। कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर बात करें जो अगर एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो कि abhipedia.abhimanyu.com के नाम से है। यहाँ पे ऊपर आपको चूज एग्जाम का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसके अंदर आप अगर चाहें किसी बैंकिंग का एग्ज़ाम या कोई भी दूसरा एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपका जैसे कि बैंक का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो नया सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन जो है आप उसे भी बाय कर सकते हैं। वीडियो कोर्सेज भी हैं, टेस्ट कोर्सेज भी हैं, या फिर हमारे जो छोटे कोर्सेज हैं माइक्रो कोर्सेज अभिपीडिया के, आप उन्हें भी बाय कर सकते हैं। आप अगर इन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो छोटे कोर्सेज हैं, दैट मीन्स जो आपका टॉपिक्स हैं जैसे कि अंदर कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इन कोर्सेज को भी बाय कर सकते हैं। और ये कोर्सेज जो है आपको काफ़ी कम जो प्राइस है उसके अंदर अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो आप इंडिपेंडेंटली इन कोर्सेज को भी बाय कर सकते हैं और ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो नई अपडेट्स हैं तभी आपको जो टाइम टू टाइम वो मिल पाएगी। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगली बार मिलेंगे। आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है, तब तक के लिए धन्यवाद।